अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। हमारा चैप्टर इसमें कवर करने जा रहे हैं हम जो टॉपिक, उसका नाम है मौसमी तब्दीलियाँ और आलमी हिद्दत। प्यारे बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आलमी हिद्दत यानी पूरी दुनिया में बढ़ती हुई गर्मी। लेकिन इस पूरी दुनिया में गर्मी में इजाफ़ा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या साइंसी असबाब हैं, उसको जानने की आज हम इस चैप्टर में कोशिश करेंगे। तो आलमी हिद्दत पूरी दुनिया के औसत दर्जे हरारत में इजाफ़ा का नाम है। यह इजाफ़ा क्यों हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, उस इजाफ़े की बराह रास्त वजह है सब्ज़ घर असरात। सब्ज़ घर असरात क्या हैं? ये एक ऐसा साइंसी मज़हर है, ये एक ऐसा कुदरती मज़हर है जो हमेशा से माहौल में मौजूद रहा है। देखिए, सूरज की शुआएं जब ज़मीन पर पड़ती हैं तो ज़मीन पर आती है रोशनी और हरारत। चूँकि ज़मीन पुरनुमा है, ज़मीन पर बैक वक्त पूरी ज़मीन पर बैक वक्त दिन नहीं होता और ना ही पूरी ज़मीन पर एक साथ रात होती है। तो सूरज का वो हिस्सा जो ज़मीन के सामने होता है, वहाँ पर सूरज की हरारत और सूरज की रोशनी दोनों पहुँच रही होती है और इसलिए वहाँ दिन होता है। लेकिन ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती, वहाँ पर अगर सूरज की हरारत भी मौजूद ना हो, तब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते क्या होगा। जी हाँ, अगर यहाँ पर सूरज की हरारत भी मौजूद ना हो, ज़मीन के इस हिस्से में यहाँ पर सूरज की हरारत भी मौजूद ना हो, तब ज़मीन -18 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमारा रोज़ाना का मुशाहिदा है कि दिन और रात बिल्कुल अपनी अपनी जो उनकी पाबंदी है, जो उनका पैटर्न है, उस हिसाब से चल रहे हैं। और रात के वक्त भी ज़िंदगी वैसी ही मामूल के मुताबिक जारी होती है जैसे वो दिन के वक्त होती है। तो इसका मतलब ये है कि रात में सूरज की गैर मौजूदगी में भी सूरज की हरारत मौजूद रहती है और इसकी वजह ये सब्ज़ घर असर है। सब्ज़ घर असरात माहौल में मौजूद जो कुछ सब्ज़ घर गैसें हैं, ये सूरज की हरारत को पूरी तरह से वापस लौटने नहीं देती, बल्कि उसे पकड़ कर रखती हैं। इस तरीके से ज़मीन पर हरारत बाकी रहती है और ज़मीन पर ज़िंदगी सूरज की गैर मौजूदगी में भी जारी रहती है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि सब्ज़ घर गैसें जो सूरज की हरारत को जज़्ब करने का काम हमेशा से करती रही हैं, अब मसला ये है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है और इस वजह से ये सब्ज़ घर असरात में भी इजाफ़ा हो रहा है। और इस सब्ज़ घर असरात में इजाफ़े की वजह से चूँकि ये ज़्यादा गैसें पैदा हो रही हैं, इसलिए ये ज़्यादा हरारत जज़्ब कर रही है, इसलिए कुर्रा अर्ज़ ज़्यादा गर्म हो रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सवाल ये है कि ये गैसें, सबसे पहले तो हम इन गैसों के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं कि ये सब्ज़ घर गैसें क्या हैं और ये सब्ज़ घर गैसों को ये पर्टिकुलर सब्ज़ घर गैसों ही नाम क्यों दिया गया है। तो इसकी वजह ये है कि सब्ज़ घर गैसें बिल्कुल सब्ज़ घर की तरह काम करती हैं। सब्ज़ घर क्या होते हैं? देखिए, ये तस्वीर में जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक सब्ज़ घर है। ये नर्सरी में जो पौधे बेचने के लिए रखे जाते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, उन्हें इस तरीके के कांच के घरों में रखा जाता है जिनकी छतें और दीवारें दोनों कांच की होती हैं और सूरज की रोशनी पौधों तक पहुंचने से पहले इन कांच की छत और दीवारों से गुज़रती है और फिर इन तक पहुंचती है। इस तरह वो हरारत उस कांच में जज़्ब हो जाती है और इस तरीके से सूरज की हरारत सूरज की गैर मौजूदगी में भी पौधों को मिलती रहती है। ठीक यही काम ये सब्ज़ घर गैसें करती हैं, यानी ये गुर्रे हवा में जमा होकर ज़मीन को गर्म बना रही हैं और सूरज की हरारत जज़्ब कर रही हैं, इसलिए इन्हें सब्ज़ घर गैसें कहा जाता है। अब सब्ज़ घर गैसें क्या, कौन सी गैसें हैं? कुछ गैसें हैं ख़ास जो सब्ज़ घर गैसें कहलाती हैं। चूँकि ये एक जैसा काम कर रही हैं, इन्हें कलेक्टिवली एक ग्रुप बना कर उन्हें नाम दिया गया है, चूँकि उनका काम भी एक जैसा है।
इसलिए उन्हें नाम भी एक जैसा दिया गया है कि ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस की तरह काम करती हैं। आप देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे पहली गैस का जिसका शुमार होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए 50% जिम्मेदार है। उसके बाद है मीथेन, जो कि 16 to 20% रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए। फिर नाइट्रस ऑक्साइड है जो 7% रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद आता है CFC का नंबर, जो कि पूरी तरह से मैनमेड गैस है, लेकिन वो भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए अपना रोल अदा कर रही है। ये देखिए कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये ग्रीन हाउस गैसेस खारिज करती हैं। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से, फिर ट्रांसपोर्टेशन से, फिर उसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं, वेस्ट डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट्स के प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, इन सब का अपना एक शेयर है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। तो ये सारी गैसें इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से निकल रही हैं। जैसे कि हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हर तरह के फ्यूल को जलाने से, फ्यूल कंबशन से निकलती है। फॉसिल फ्यूल कंबशन से मेनली सबसे ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उसके बाद मीथेन का नंबर आता है। फिर जो लैंडफिल्स से निकलती है, पैडी फील्ड्स से निकलती है। फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं। ये सारी गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ये बताया जा रहा है अभी कि यहाँ कौन सी एक्टिविटी कितनी रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस के लिए। इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, वेहिकुलर एमिशंस हैं, फिर मादनी ईंधन का जलना है। चावल के खेतों से भी सालाना तकरीबन 200 से 300 मिलियन टन गैस मीथेन शामिल होती है पूरे हवा में। सीवेज, लैंडफिल्स से भी मीथेन निकलती है। उसके अलावा CFC, जैसा अभी मैंने कहा कि एक मैनमेड गैस है, सिंथेटिक गैस है, जो कि रेफ्रिजरेशंस में एज ए कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। एरियोसोल्स में, फोम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होती है, ये भी सब के सब ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो कि सूरज की हरारत को बहुत बड़ी मिकदार में जज़्ब करके अर्थ को गर्मा रही हैं, और इस वजह से ज़मीन ज़्यादा गर्म हो रही है, और हम इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब देखना है हमें कि ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ती जाएगी तो उसका क्या असर होगा हमारी अपनी ज़िंदगी पर और इंसानी समाज पर और कुदरती माहौल पर। तो देखिए, ये 10 इंडिकेटर्स हैं जो हमको बता रहे हैं कि हमारी ज़मीन गर्म हो रही है। वो 10 इंडिकेटर्स कौन से हैं? ये देखिए, समंदरों में जमी हुई बर्फ़ जो है वो पिघल रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, सरफेस लेवल, सी लेवल जो है सरफेस वो बढ़ रहा है। फिर ओशन में मौजूद जो पानी है वो गर्म हो रहा है, स्नो का कवर जो है, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, और ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ये 10 इंडिकेटर्स हैं। उसके बाद उसका असर क्या होगा वो देखिए। तो सबसे पहला असर जो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से होगा वो सतह समंदर में इजाफ़ा है। समंदर की सतह में जब इजाफ़ा होगा तो उसकी वजह ये होगी कि पानी गर्म होगा, और पानी की ये ख़ुसूसियत रही है कि वो गर्म होने पर फैलता है। जब वो फैल कर साहिलों की तरफ बढ़ेगा तो समंदर की सतह में इजाफ़ा हो जाएगा। उसके बाद समंदरों में हमने पढ़ा है 11वीं जमात में कि 2% पानी सब पूरे अर्ज़ पर मौजूद 71% में से 2% जो पानी का हिस्सा है वो बर्फ़ की शक्ल में जमा हुआ है, और मौसम के गर्म होने से पूरे अर्ज़ के जो औसत दर्जे हरारत में जो इजाफ़ा होगा उससे जो समंदरों में जमी जो बर्फ़ है वो पिघलेगी, और उसकी वजह से कुतुबैनी इलाकों में रहने वाले जानदार जो हैं, चाहे वो नबातात हों या हैवानात हों, उन सब की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। माहिरीन का तो यहाँ तक इंतबाह है कि इस सदी के ख़ात्मे तक
समंदरों जो बर्फ़ानी रीछ हैं, जो पोलार बियर्स कहलाते हैं, जो कुतबैनी इलाकों में पाए जाते हैं, वो इस सदी के आखिर तक नापैद हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा असर पड़ने वाला है वो ज़राअत पर होगा। वेदर पैटर्न में तब्दीली आने की वजह से, चूँकि मौसम में गर्मी बढ़ रही है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ज़राअत पर असर पड़ेगा, पैदावार पर असर पड़ेगा। जो जो